नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर। हमने जाना एक शाही राजधानी की कहानी, और इसमें शाही राजधानी कौन सी है? दिल्ली। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने ये जाना कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन करे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सन 1857 के विद्रोह का जो केंद्र था वो दिल्ली था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को स्वतंत्रता सेनानी सैनिकों ने, जिन्हें वो विद्रोही सैनिक कहते थे, उन्होंने अपना नेता माना हुआ था। तो इसका मतलब जो पूरा विद्रोह था वो दिल्ली से संचालित होता था। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो नई राजधानी दिल्ली जब बनी तो उसके बाद किस तरह के परिवर्तन हुए। बच्चों, अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह से पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहां बहुत सारे शानदार आयोजन किए। ध्यान दीजिएगा, सन 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। परंतु उस वक्त राजधानी तो कलकत्ता थी, परंतु वो आयोजन दिल्ली में किया गया। इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? सोचिए, आयोजन राजधानी में होना चाहिए था, राजधानी कलकत्ता थी, परंतु आयोजन दिल्ली में किया गया। क्यों किया गया? कब किया गया? 1877 में। और 1857 का विद्रोह उससे पहले समाप्त हो चुका था। तो इसकी वजह यह थी कि अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है। मुगल बादशाह का महत्व मतलब दिल्ली का महत्व, दिल्ली का महत्व अभी भी बना था। वे दिल्ली को अपना मुखिया मानते थे, मतलब दिल्ली की राजगद्दी पे जो बैठेगा वही भारत का मुखिया होगा। इस तरह की सोच लोगों के मन में थी। तो अंग्रेज वहां पे क्या करना चाहते थे? 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया उन्होंने। मतलब वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे उस प्रोग्राम के माध्यम से। इसी तरह सन 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर भी दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ, और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तो जीके का क्वेश्चन हो गया कि कौन से सन में कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? सन 1951 में। और वो मौका कौन सा था? जॉर्ज पंचम को जब इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो उसके सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया गया था। अब घोषणा तो कर दी, अब शुरू हुआ दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तनों का सिलसिला और नई दिल्ली की स्थापना का सिलसिला। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। मतलब पुरानी दिल्ली से हटकर रायसीना की छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे उनके ऊपर निर्माण शुरू हुआ। और जो आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, वो थे एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड लटियसन और हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता, मतलब 2 मील लंबा रास्ता था जो काफी चौड़ा था, वायसराय के महल, जो अब वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है। तो अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ियों पे है, तो वो रायसीना की पहाड़ियां बोलते हैं उसको। हालांकि अब वहां पहाड़ी जैसा कुछ खास नहीं है, परंतु वो उठी हुई जगह है। तो वो पहले वायसराय का महल हुआ करता था। उसके बाद किंग्स वे, मतलब किंग्स वे होता है कि बड़ा खुला रास्ता, बड़ा रास्ता, तो जिसको हम आजकल राजपथ बोलते हैं। उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती है। और इसमें जो मेन जो आर्किटेक्ट उसका किया गया, जो डिज़ाइन बनाए गए, वो यूनान से प्रभावित थे, क्योंकि जो दोनों आर्किटेक्ट थे वो यूनानी स्ट्रक्चर के माहिर थे। कौन थे दोनों आर्किटेक्ट? एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो बच्चों, इस तरह से दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ। उदाहरण के लिए वायसराय, जो मैंने कहा ना कि उनके जो आर्किटेक्ट में भारत की झलक भी दिखी और यूनान का कल्चर भी दिखा, तो वायसराय पैलेस के केंद्रीय गुंबद सांची से बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित थे।
जो उसका जो गुंबद ऊपर बनाया गया वो बौद्ध स्तूपों की बनावट की तरह था। लाल भुरभुरे पत्थर, नकाशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। और यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में 20 साल लगे। इरादा था एक ऐसा शहर बनाने का जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। जो शाहजहानाबाद मतलब लाल किले और जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका था उसको शाहजहानाबाद कहते थे। अब नई दिल्ली शाहजहानाबाद से किस तरह अलग थी इसको पढ़ेंगे। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब नई दिल्ली खुली खुली थी, जबकि शाहजहानाबाद में भीड़ भरे मोहल्ले थे, संकरी गलियां थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जल आपूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया, जहां पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ये अंतर था नई दिल्ली और शाहजहानाबाद में। बच्चों, विभाजन के समय दिल्ली अब सन 1947 15 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान देश बन गया और वो धर्म के आधार पर देश बना था, तो उसमें भारी विस्थापन हुआ। यहाँ के मुसलमान वहाँ गए, वहाँ से रहने वाले हिंदू यहाँ पे आए और कई मुसलमान यहाँ भी रह गए। तो ये जो उथल पुथल का समय चला उसमें दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ उसको देखेंगे। सन 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए, शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे थे वहां से जब भारत में आ गए तो उनकी संस्कृति थोड़ी सी अलग थी। रोजगार वहां पे वो कुछ और काम करते थे, पर अब यहाँ पे आके तो वो उनको वही काम नहीं मिला, तो उन्होंने जीवन यापन के लिए रोजगार बदला। कईयों ने रेहड़ियां लगाई, दुकानें लगाई, ऐसे काम किए जो वो पहले नहीं करते थे, परंतु यहाँ जीवन यापन के लिए उन्हें करने पड़ने थे। तो और स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे भी शुरू हुए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, उनके घर बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ली। और शाहजहानाबाद में लवारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे और अनेक जगहों पे ऐसा हुआ कि पूरा स्वरूप ही बदल गया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतज़ार में काम चलाऊ शिविरों में रहे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई। मतलब वो दिल्ली जिसने कभी बहुत बड़े बड़े राजाओं की शान शौकत देखी थी, वो दिल्ली अब शरणार्थियों का शहर लगती थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों, बाग बगीचों में आकर रहने लगे। इनमें से कुछ ने खाली पड़े मकानों पर भी कब्जे किए। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं। दिल्ली में आने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई दुकानें और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। और जो लोग यहाँ से गए थे, उनकी जगह जो शरणार्थी आए थे, उनके काम धंधे अलग थे, निपुणता अलग थी। वो छोटे मोटे व्यापारी बन गए, कोई फेरी वाले बन गए, पटरी वाले, बढ़ई, लोहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी हुए। मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन उस वक्त पूरे देश के जीवन में आया था। तो दिल्ली क्योंकि राजधानी थी और सत्ता का केंद्र था, तो वहाँ पर ज़्यादा उथल पुथल हुई। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू और
पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। मतलब कि अब जो कला थी, भोजन था, पहनावा था, वो सारा चेंज हो रहा था धीरे धीरे समय के अनुसार। तो बच्चों, इस तरह के परिवर्तन दिल्ली में होते रहे थे। तो अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज ये जाना है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से दिल्ली के नव निर्माण शुरू किया और विभाजन के समय दिल्ली की क्या स्थिति रही। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।